सुनो, प्रारंभ में जब मनुष्य को बहुत कम तत्वों की जानकारी थी, तो उन्होंने तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की जानकारी बढ़ती गई, तत्वों के वर्गीकरण का आधार भी बदलता गया। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डॉबेराइनर ने ज्ञात तत्वों को तीन तीन तत्वों के समूहों में बांटा। उसने इन समूहों को त्रिक यानी ट्रायड्स कहा। डॉबेराइनर ने त्रिक के तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, अर्थात परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। डॉबेराइनर ने कहा, किसी त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान त्रिक के अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे कि यहाँ लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 6.9, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान है 39.0। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत हुआ लगभग 23। इसलिए इस त्रिक के मध्य में होगा एक ऐसा तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 23 हो। इसीलिए डॉबेराइनर ने इस त्रिक के मध्य में सोडियम तत्व रखा, जिसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। डॉबेराइनर उस समय तक के ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। इसलिए तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत करने की पद्धति सफल नहीं रही। डॉबेराइनर के त्रिक के सिद्धांत के लगभग 50 साल के बाद सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने भी तत्वों का वर्गीकरण किया। उस समय लगभग 56 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से तत्वों को व्यवस्थित करना आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान हैं। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से भी की, क्योंकि संगीत के सुरों में भी 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है और 8वां सुर ही दूसरी पंक्ति का पहला सुर होता है। इसी प्रकार न्यूलैंड्स की व्यवस्था में 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इसीलिए इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा गया। जैसे यहाँ लिथियम और सोडियम के गुण समान हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण समान हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकेल को, और न्यूलैंड्स ने कोबाल्ट और निकेल को उसी स्तंभ में रखा जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन थे। लेकिन इनके सभी गुण कोबाल्ट और निकेल से भिन्न हैं। न्यूलैंड्स ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान हैं। बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। इसीलिए इसके बाद भी तत्वों के वर्गीकरण पर कार्य होता रहा। फिर आए रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीफ। मेंडलीफ ने जब वर्गीकरण पर कार्य आरंभ किया, तब केवल 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का चुनाव इसीलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अत्यधिक सक्रिय होते हैं तथा ये अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्वों के इन्हीं हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण का आधार बनाया गया। उन्होंने 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान हाइड्राइड व समान ऑक्साइड वाले तत्वों को एक साथ रखा।
उन्होंने देखा कि सभी तत्व परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। उन्होंने ये भी पाया कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान भौतिक एवं समान रासायनिक गुणों वाले तत्व फिर से आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात यदि सभी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप या समूह कहा गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों यानी हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड या आवर्त कहा गया। यहाँ आर समूह में उपस्थित तत्व को दर्शाता है। अब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। मेंडलीफ ने उन रिक्त स्थानों के लिए कुछ ऐसे तत्वों का अनुमान किया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में ए का उपसर्ग लगाकर किया, जैसे ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन आदि। बाद में इन्हीं रिक्त स्थानों को भरने के लिए उसी समूह के तत्वों के गुणों से मिलते जुलते तत्वों की खोज की गई। जैसे स्कैंडियम की खोज हुई और देखा गया कि उसके गुणधर्म अनुमानित तत्व ए का बोरॉन से मिलते हैं। गैलियम के गुणधर्म अनुमानित तत्व ए का एल्यूमिनियम से मिलते हैं। जर्मेनियम के गुणधर्म अनुमानित तत्व ए का सिलिकॉन से मिलते हैं। हीलियम, नियॉन और ऑर्गन जैसी अक्रिय गैसों की खोज बाद में हुई, लेकिन मेंडलीफ की व्यवस्था को छेड़े बिना इन्हें मेंडलीफ की आवर्त सारणी में नए समूह में आसानी से रखा जा सका। मेंडलीफ की आवर्त सारणी काफी समय तक उपयोगी रही, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां थीं। एक तरफ तो हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम जैसी क्षार धातुओं की तरह हेलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन हेलोजन की भांति द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है और हाइड्रोजन हेलोजन की भांति धातुओं और अधातुओं के साथ सह संयोजक यौगिक बनाती है। तो फिर ऐसे में हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाए? क्षार धातुओं के साथ पहले वर्ग में या फिर हेलोजन के साथ सातवें वर्ग में? निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी थी। वो अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तैयार होने के काफी समय बाद समस्थानिकों का पता चला। आप जानते हैं ना समस्थानिक क्या होते हैं? नहीं जानते? चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है और रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे Cl35 और Cl37 दोनों ही क्लोरीन के समस्थानिक हैं। अब ये निश्चय नहीं किया जा सका कि समस्थानिकों को परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग रखा जाए या फिर इनके रासायनिक गुणधर्म समान होने के कारण एक ही स्थान पर रखा जाए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी समस्थानिकों की स्थिति के लिए कुछ नहीं बताती। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम भारी तत्वों की बात करते हैं। मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया।
लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहीं कहीं अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले भी रखा गया। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। जैसे कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 है और निकेल का परमाणु द्रव्यमान 58.7। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया है।